मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है उसका टॉपिक जो कल हमने ऑनलाइन कक्षा में सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, भारत में संघ राज्य संबंध के बारे में चर्चा की थी कि पराधीन भारत में किस प्रकार से देसी रियासतें और जो ब्रिटिश प्रांतों में देश बटा हुआ था उनके बारे में चर्चा की थी या उनका अध्ययन किया था। उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज मैं ये बताऊं आपको भारत में संघ राज्य संबंध के संदर्भ में कि भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति जो होती है वो एक विशिष्ट होती है। विश्व में संघीय व्यवस्था के विभिन्न प्रतिमानों से यह किसी न किसी रूप में भिन्न भी कही जा सकती है। भारतीय संघ विभिन्न राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ राज्य या राज्य के समूह को यह अधिकार नहीं है कि संघ से वो अलग हो सके और न ही राज्य अपनी इच्छा से अपनी सीमाओं में परिवर्तन भी नहीं कर सकते। इस प्रकार यह अमेरिकी संघीय व्यवस्था से अलग कही जा सकती है या भिन्न है। संघ निर्माण का जो दूसरा माध्यम है वो संघीय सरकार द्वारा अपनी इकाइयों को अधिकतम स्वायत्तता देना है। इस व्यवस्था में संघ तथा राज्यों में स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा होता है। संघ सूची के जो विषय हैं वो संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में और तथा राज्य सूची के विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं, आप सभी को मालूम होगा। और जो शेष विषय संघ के अधीन होते हैं यह व्यवस्था कनाडा में भी है। भारतीय संघ में कुछ स्थिति इस प्रकार की है, पर जो व्यवस्था इसे विशिष्ट बनाती वो है समवर्ती सूची की व्यवस्था। ये विषय हैं जिन पर संघ तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची पर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संघवाद को स्पष्ट करते हुए कहा था कि यह केंद्र में केंद्रीय और तथा राज्यों में राज्य सरकार की स्थापना कर शासन के दो स्तर स्थापित करता है, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा नियत सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हैं। इसी विशिष्ट व्यवस्था कारण कुछ विद्वान भारतीय व्यवस्था को संघात्मक, कुछ अर्धसंघात्मक और तथा कुछ एकात्मक मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संघीय संविधान के रूप में देखा, जिसमें केंद्र में संघीय सरकार तथा उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें हैं। प्रसिद्ध सांसद एवं संविधानविद श्री के संथानम ने भी संविधान को संघात्मक ही माना, जिसकी संघात्मकता न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित है, जिससे संवैधानिक संशोधनों के बिना भंग नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर पॉल एच एप्पलबी ने भारतीय संघ को अत्यधिक संघात्मक माना। प्रोफेसर एलेक्जेंड्रिच ने भी इसे ऐसा संघ मानते हैं जिसमें संप्रभुता शक्ति में केंद्र तथा राज्य सरकारें साझेदार होती हैं। तो ये उपयुक्त जो अवधारणा है, इनके विपरीत कुछ भारतीय तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के विद्वान इसे एकात्मक तथा एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान भी मानते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया श्री के एन सनाथन का, पॉल एच बी का, एलेक्जेंड्रिच का, बी.आर. अम्बेडकर का जो बातें बताई, तो इन अवधारणाओं के विपरीत कुछ भारतीय और कुछ विदेशी दोनों ऐसे विद्वान हैं जो इसे एकात्मक तथा एकात्मक की ओर झुका हुआ संविधान मानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर पी.टी. चाको, प्रोफेसर के.सी. वेयर तथा सर आइवर जेनिक्स ये ऐसे विद्वान हैं। पी.टी. चाको इसे
ऐसी संघीय एकात्मक व्यवस्था मानते हैं जिसमें घटक इकाइयां सदैव केंद्र पर आश्रित रहेंगी। केसीवीर भारतीय संघ में एकात्मकता के लक्षण देखते हुए मानते हैं कि इसमें गौण रूप से कुछ लक्षण संघात्मक व्यवस्था के हैं। और आइवर जेनिक्स भारतीय संघ का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट करते हैं कि इसमें केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि जब तक एक ही राजनीतिक दल यानी कि पहले कांग्रेस का केंद्र और राज्यों में वर्चस्व था, तब तक संघात्मक व्यवस्था की प्रवृत्तियों के बारे में विवाद नहीं छिड़ा। लेकिन 1967 के आम चुनाव के बाद से राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय का जो एकाधिकार था वो समाप्ति होता चला गया और उसके पश्चात राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग उठने लगी। तो 1971 में कुछ मुख्यमंत्रियों ने राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देने के लिए संविधान में संशोधन की मांग उठा दी, अन्यथा बांग्लादेश की घटना की पुनरावृत्ति की आशंका व्यक्त की गई। तो इस संबंध में उठे विवादों की व्याख्या से पूर्व यह वांछनीय होगा कि भारत में केंद्र व राज्यों के पारस्परिक संबंधों के कुछ आयामों का विवेचन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वो आयाम कौन से हैं? नंबर 1 जैसे अपन अध्ययन करें, विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इसमें अपन बताएं या हम बताता हूं कि मैं ये कहा कि संघीय व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप भारत में स्पष्ट रूप से केंद्रीय व राज्य सूची के विषयों को श्रेणीबद्ध किया गया है। इन विषयों पर दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। आपको मालूम होगा संविधान के भाग 11 के प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ व केंद्र के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। संघीय सूची में मूल रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं 97 विषय, जैसे देश की सुरक्षा, युद्ध, शांति, विदेशी मामले, डाकतार, रेल, मुद्रा, बीमा, बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जनगणना, विदेशी ऋण इत्यादि। और संविधान के 42वें संशोधन के बाद अब संघीय सूची में एक नया भाग 2A और जोड़ दिया गया, 2A जोड़ा गया, जिसके अनुसार संघ को राज्यों में अर्धसैनिक बलों को भेजने का अधिकार दिया गया है। तो इस सूची के विषय संख्यात्मक गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। राज्य सूची में जो 66 विषय हैं और वो स्थानीय महत्व के होते हैं। इस सूची का उद्देश्य राज्यों को स्थानीय विषयों में अत्यधिक या अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। इस सूची के विषय के बारे में मैं बताऊं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, पशुपालन, सिंचाई, राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य इत्यादि। संविधान के 42वें संशोधन के बाद राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए, जैसे शिक्षा को भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में आप सभी को पता होगा 47 विषय शामिल है, जिनका स्थानीय महत्व तो है ही, पर राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषयों पर समान कानून की आवश्यकता समझी जाती है। इसमें से कुछ विषय हैं जैसे विवाह, तलाक, श्रमिक समस्याएं, कारखाने, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, समाचार पत्र इत्यादि। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा कुछ विषय शिक्षा और वन पशुओं और पक्षियों की रक्षा व न्यायिक प्रबंधन को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो केंद्र को तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व व शक्ति प्रदान करने की दृष्टि से अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में अधिकार संघीय संसद को प्रदान किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में ये शक्तियां संघ की इकाइयों के पास हैं। अमेरिका में किसी भी स्थिति में केंद्रीय कांग्रेस संसद राज्यों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। कनाडा में संसद न्यायालयों द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय महत्व विषयों प्रांतों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। भारत में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि एक विशिष्ट विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि राज्य सूची में अंतर्निहित उस विषय पर कानून बना सके। यहां एक बात स्पष्ट
कर देना आवश्यक है कि इस व्यवस्था के लिए आपात स्थिति की घोषणा की आवश्यकता भी नहीं है। संबंधित विषय के लिए राष्ट्रीय महत्व का होना ही पर्याप्त है। संसद द्वारा पारित ऐसा कानून 1 वर्ष तक तो प्रभावी रहता है और राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके उसकी अवधि 1 वर्ष और बढ़ा सकती है, और प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के 6 महीने बाद वो एक प्रकार से जो कानून होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है। तो ये उल्लेखनीय है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से विधायी संबंध के संदर्भ में आपको मैंने बताया। कल जो ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे वो भारत में संघ राज्य संबंध का प्रशासनिक संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।